हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल उड़ान में और पॉलिटिकल साइंस की शानदार क्लास में। तो कल हमने प्लेटो को पढ़ा था, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। उस क्लास में हमने प्लेटो की जितनी इम्पोर्टेंट बुक है उनको पढ़ा, उनके नए सिद्धांत के बारे में और राज्य की प्रकृति कैसी है, उन टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो की शासन प्रणाली के बारे में और शिक्षा का सिद्धांत क्या था उनका, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आप साथ साथ में इनके नोट्स बनाते जाना। चलो पढ़ते हैं कि प्लेटो की जो शासन प्रणाली है वो कैसी थी। प्लेटो ने रिपब्लिक है उसके अंदर सरकार के 5 रूप बताए हैं उन्होंने। कौन कौन से? पहला है अभिजात तंत्र, सैनिक तंत्र, धनिक तंत्र, प्रजातंत्र और निरकुश तंत्र। निरकुश तंत्र, तानाशाही तंत्र, कुछ भी बोल सकते हैं। इन 5 रूपों का वर्णन किया है कि सरकार के ये 5 रूप देखे जाते हैं। उन्होंने शासन प्रणाली कैसी बताई है, उसमें लोकतंत्र को एक भ्रष्ट रूप माना है। उन्होंने लोकतंत्र का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है। ठीक है। उन्होंने राजतंत्रीय शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ माना है कि राजा ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। इसके बाद आता है कि उन्होंने दार्शनिक राजा का समर्थन किया है। जो सर्व गुण संपन्न हो, विवेक सबसे ज़्यादा है, वही राजा बनेगा और उसी के हाथ में पूरी पावर रहेगी। उसके ऊपर कोई भी पाबंदी या कोई भी दंड या विधि उससे ऊपर नहीं है, ये उन्होंने बोला था। ठीक है। प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवाद कहा जा सकता है कि विवेक अधिनायकवाद भी कहा जा सकता है कि जो सबसे ज़्यादा विवेकवान व्यक्ति होगा वही राज्य का राजा बनेगा और उसी के अंडर सभी काम करेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है विधि। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा विवेक किसी भी विधि या आदेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। प्लेटो ने विधि को अज्ञान माना है और प्लेटो ने परंपरा, प्रथा, विधि सभी को अज्ञान माना है। ठीक है। लेकिन प्लेटो ने स्टेटमेंट बुक लिखी, इन्होंने द लॉज बुक लिखी। उसमें जो विधि का महत्व है ना, विधि या कानून का महत्व है, उसको स्वीकार तो कर लिया। लेकिन जो इनकी इम्पोर्टेंट बुक है, सबसे ज़्यादा फेमस बुक है, वो कौन सी है? द रिपब्लिक। उसमें विधि और दंड का कोई भी जिक्र नहीं किया। ठीक है। और उन्होंने द रिपब्लिक में विधि की वजह शिक्षा पर अधिक बल दिया और दंड की वजह साम्यवाद को महत्वपूर्ण बल दिया। उन्होंने साम्यवाद का जो सिद्धांत दिया है वो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने राजा और सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति, परिवार को त्यागने की बात की है और शिक्षा पर अधिक बल दिया। आज हम चलो देखते हैं, अभी शिक्षा सिद्धांत देखते हैं कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या था। शिक्षा का सिद्धांत बार्कर के अनुसार प्रणाली है, उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। रूसो ने द रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। ठीक है। जो इनकी प्लेटो की द रिपब्लिक बुक है, फेमस बुक है, इसमें किसका वर्णन मिलता है? शिक्षा का जो वर्णन मिलता है वो सर्वश्रेष्ठ बताया है रूसो ने। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो बार्कर ने दोबारा दी रिपब्लिक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन के विवेचन का प्रयास है, यह केवल शिक्षा और मनोविज्ञान दर्शन पर रचना नहीं है। इनका प्लेटो की जो शिक्षा है उसका उद्देश्य है विचारों और आत्मा का ज्ञान प्रदान करना। बाद हम देखते हैं शिक्षा के उन्होंने 3 चरण बताए हैं। ठीक है। प्राथमिक चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्राथमिक चरण में 10 से 20 वर्ष तक की शिक्षा होगी। जब कोई भी बच्चा 10 वर्ष का हो जाता है और 20 वर्ष तक जो शिक्षा प्राप्त करेगा उसे प्राथमिक शिक्षा में रखा है, जिसमें बच्चा संगीत, व्यायाम, शिक्षा प्राप्त करता है। द्वितीय चरण में आएगा 20 से 30 वर्ष के बीच जो शिक्षा प्राप्त करेगा, जैसे गणित और ज्योतिष और ज्यामितीय शिक्षा दी जाएगी इसके अंदर। तृतीय चरण में 30 से 35 वर्ष की होगी, जिसमें दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। ये 3 चरण है और इनमें ये भी ध्यान रखना कि किस शिक्षा चरण में किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। जैसे प्राथमिक चरण में संगीत और व्यायाम आएगा, द्वितीय चरण में गणित और ज्योतिष और तृतीय में दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद आएगा कार्य विभाजन किया गया है इनकी शिक्षा के आधार पर। जो भी शिक्षा के प्रथम चरण में असफल हो जाता है, जो पहले ही चरण में असफल हो जाता है, तो वो उत्पादन वर्ग का कार्य सौंपा जाएगा उसको। ठीक है। इसके बाद आएगा जो शिक्षा के द्वितीय चरण में असफल हो जाता है, मतलब जो पहले चरण को तो पास कर लेता है लेकिन द्वितीय चरण में आकर वो असफल रहता है, तो उसे सैनिक वर्ग में रखा जाएगा, सैनिक कार्य सौंपा जाएगा। और जो सभी चरण में सफल हो जाता है वह दार्शनिक राजा बनेगा।
35 वर्ष की शिक्षा के बाद 15 वर्ष का प्रशिक्षण दार्शनिक राजा को दिया जाएगा कि जो पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो ही दार्शनिक राजा बनेगा। ठीक है, इसके बाद आएगा प्लेटो ने राज्य को मूलतः एक विश्वविद्यालय कहा है जो शिक्षा प्रदान करने की संस्था है कि जो राज्य है वो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखाता है, एक विश्वविद्यालय के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसके बाद आएगा साम्यवाद। प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है कि जो शासक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है उन दोनों को संपत्ति और परिवार के मोह से मुक्त रखा है। ठीक है, प्लेटो ने स्पार्टा के अनुभव में परिवार व संपत्ति साम्यवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, इसके बाद आएगा कि जो दार्शनिक राजा और सैनिक को अपनी निजी संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही कोई अपनी परिवार बनाने का अधिकार होगा। अब पढ़ते हैं कि जो आधुनिक साम्यवाद है और प्लेटो का साम्यवाद है इनमें क्या अंतर है, कि आज का साम्यवाद क्या है और जो प्लेटो के समय में उन्होंने जो साम्यवाद बताया वो क्या चीज़ थी। प्लेटो ने जो साम्यवाद में कहा है वो पूरे समाज पर लागू नहीं होता, जबकि आज जो आधुनिक में है वो पूरे समाज पर लागू होता है। यह पूरे राज्य को सशक्त बनाता है और यह वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है कि समाज में कोई भी वर्ग नहीं होना चाहिए। लेकिन प्लेटो ने क्या किया, समाज को 3 वर्गों में बांट दिया था। इसके बाद आता है उन्होंने नैतिक साम्यवाद की कल्पना की है और यहाँ पे आर्थिक साम्यवाद की कल्पना का समर्थन किया कि अभी आधुनिक साम्यवाद में है हम आर्थिक साम्यवाद पर ज़्यादा बल देते हैं। ठीक है, इस मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पना लोक के विचारक कहा है और प्लेटो सबसे पहला व्यवस्थित और राजनीतिक सिद्धांतकार है। आगे पढ़ेंगे जो प्लेटो के जो विचार थे उनके ऊपर आलोचना भी की गई थी। तो कार्ल पॉपर ने अपनी बुक द ओपन सोसाइटी में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है और कार्ल पॉपर ने प्लेटो, हेगल, मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु है। कार्ल पॉपर ने केवल प्लेटो को ही नहीं बल्कि हेगल और मार्क्स को भी मुक्त समाज का शत्रु माना है, इनकी आलोचना की है। ठीक है, इसके बाद आएगा मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पना लोक के विचारक कहा, जो कल्पना पर आधारित है बिल्कुल, कि जैसा समाज में हो ही नहीं सकता ऐसी ऐसी चीज़ें बोल दी है प्लेटो ने, ये बोलना था मैक्सी का। हन्ना अरेंट ने बोला है कि प्लेटो है वो फांसीवादी का दार्शनिक प्रेरक है। अब पढ़ते हैं कि प्लेटो और फांसीवाद में क्या अंतर रहते हैं, क्या समानताएं हैं जिसके आधार पर कार्ल पॉपर ने उन्हें फांसीवाद कहा है। इसके बाद समानताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लेटो और फांसीवाद दोनों में नैतिक को सर्वशक्तिमान संस्था मानते हैं और राज्य ही व्यक्ति सबसे बेहतर भलाई कर सकता है। दोनों में ही क्या है, राज्य को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, व्यक्ति को पीछे रखा है और राज्य को सबसे आगे रखा है। इसके बाद आता है फांसीवादी राज्य में विधि और संविधान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उसी प्रकार प्लेटो ने दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विवेक या अध्यादेश से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने 2 क्लास से ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।